हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 शुरू किया था और लेसन 3 के अंदर हमने विभव और विभवांतर की डेफिनेशंस को अध्ययन किया था, उनके मात्रक, राशि का प्रकार और फॉर्मूले के बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने लेसन 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा की थी, जैसे कि अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। क्यों? क्योंकि अनंत पर किसी भी आवेश का किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होता। तो विद्युत क्षेत्र विद्यमान न होने के कारण वहाँ विद्युतीय बल भी कितना हो जाता है? 0, क्योंकि विद्युतीय बल F बराबर क्या होता है? QE। विद्युत क्षेत्र 0 होने से विद्युतीय बल 0 हो जाता है और इसीलिए हमें अनंत से आवेश को लाने में या अनंत पर आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसीलिए वहाँ पर विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है और पृथ्वी की धारिता, जो धारण करने की क्षमता है पृथ्वी की आवेश को, वो अनंत होती है। तो इन बातों को हमने पिछले वीडियो नंबर 1 में लेसन 3 से संबंधित जो वीडियो था हमारा, उसमें चर्चा की थी। आज हम चर्चा करना चाहते हैं जो आपका विद्युत विभव है, उस विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि विभव या विद्युत विभव एक ही बात है और विभव का मीनिंग क्या होता है? विभव का मीनिंग होता है आवेश का तल। यदि उच्च विभव है तो आवेश का तल ऊपर है, निम्न विभव है, नेगेटिव विभव है तो आवेश का तल निम्न है। आपको इस विद्युत विभव का भौतिक अर्थ मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आप इसको एज इट इज़ ही नोट डाउन करेंगे। सिलेबस में आपको शायद ये नहीं मिलेगा और होगा तो शायद ये थ्योरी में लिखा होगा और आपके एग्ज़ाम में भी ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस विद्युत विभव के अर्थ को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपका जो एक संदेह होता है, जो आपकी एक माइंड के अंदर हमेशा डाउट रहता है कि विभव होता क्या है, वो कभी समझ नहीं आता, वो आपका यहाँ से क्या डाउट हो जाएगा? क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक यू आकार की ट्यूब है, यू आकार की नली है, जिसकी 2 भुजाओं में से एक भुजा जो है आपकी चौड़ी भुजा है और एक भुजा आपकी पतली है। मान लीजिए ये आपकी भुजा ए है और ये आपकी भुजा बी है। ये आपकी यू आकार की एक नली है, यू आकार की ट्यूब है ये आपके पास, जिसकी 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ए है और एक भुजा बी है। जो भुजा ए है वो बड़ी है, चौड़ी है, विस्तृत है। जो भुजा ए है वो कैसी है? चौड़ी भुजा है, विस्तृत है। और जो भुजा बी है वो आपकी कैसी है? संकीर्ण है, नैरो है, पतली है। भुजा बी आपकी संकीर्ण है, पतली है, नैरो है। भुजा ए जो है वो आपकी चौड़ी है, विस्तृत कह सकते हैं या ब्रॉड। और इसमें आपके पास क्या है? जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये इसमें जल भरा हुआ है और यहाँ एक वाल है। ये आपके पास क्या है? वाल। ऑन ऑफ करने के लिए वॉल है आपके पास। हम इस वॉल को अगर खोलेंगे तो पानी भुजा ए से भुजा बी या भुजा बी से भुजा ए के अंदर क्या होगा? ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम थोड़ी सी एक बात गौर करते हैं कि आपके पास एक यू आकार की नली ली हमने, उसकी एक भुजा ए है जो चौड़ी या विस्तृत है, ब्रॉड है, भुजा बी पतली, संकीर्ण या नैरो है, उसमें जल भरा हुआ है और दोनों भुजाओं को एक वाल के द्वारा पृथक किया गया, अलग अलग किया गया। अभी भुजा ए से भुजा बी या भुजा ए से भुजा बी में जल का प्रवाह नहीं हो सकता, रुका हुआ है। यहाँ जो भुजा ए है इसमें देखिए 2 बातें हैं। जल का जो तल है वो तो क्या है, कम है, बट लेकिन
जल की मात्रा, जो क्वांटिटी है जल की, यहाँ मात्रा जो है वो मात्रा क्या है, ज़्यादा। जल का जो लेवल है, जो जल का तल है वो तो डाउन है, कम है, लेकिन जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा, क्योंकि चौड़ी भुजा है। यहाँ भुजा बी के अंदर देखिए, भुजा बी में क्या है, इधर जल का जो तल है वो अधिक है, वो ज़्यादा है, बट जल की जो क्वांटिटी है, जल की जो मात्रा है वो क्या है आपकी, कम है। इस साइड में जल, क्योंकि संकीर्ण भुजा है तो जल की मात्रा तो कम है, लेकिन नैरो भुजा होने के कारण, पतली होने के कारण जल का तल क्या है, ज़्यादा है। और भुजा ए में के जल का तल कम है लेकिन मात्रा क्या है, ज़्यादा। तो देखिए जल की मात्रा ए भुजा में ज़्यादा है और जल की मात्रा बी भुजा में कम है, जबकि जल का जो तल है वो ए में कम है और जल का तल बी में अधिक है। तो अब आप थ्योरी क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले विद्युत विभव का भौतिक अर्थ लिखकर ये डायग्राम बनाएंगे एज इट इज़, जैसे मैंने आपके ऊपर लिखा है। उसके बाद एग्जाम्पल हेडिंग देकर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। चित्रानुसार एक यू आकार की नली या ट्यूब है जिसकी भुजा ए चौड़ी, विस्तृत या ब्रॉड है और भुजा बी संकीर्ण या पतली है, और इस यू आकार की नली को जल से भरा गया है। भुजा बी में जल की मात्रा ज़्यादा है जबकि जल का तल कम है। भुजा ए में जल की मात्रा ज़्यादा है जबकि जल का तल कम है, जबकि भुजा बी में जल का तल अधिक है व जल की मात्रा कम है। नई लाइन से भुजा ए व भुजा बी को एक वॉल या हम कह सकते हैं टूंटी या वॉल के द्वारा पृथक किया गया है, नल के द्वारा पृथक किया गया है। नई लाइन से अब यदि वॉल को खोल दिया जाए, वॉल को खोल दिया जाए तब क्या होगा। अब यहाँ तक थ्योरी लिखने के बाद में अब आप देखिए, ये वॉल को मैंने खोल दिया तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जल का प्रवाह होगा। अब जल का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, अगर हम देखें तो जल की मात्रा ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ मात्रा कम है, यहाँ तल कम है, यहाँ तल क्या है, ज़्यादा। जैसे ही वाल को खोलेंगे तो क्या होगा, जल का प्रवाह होगा ऐसे। जल का प्रवाह कैसे होगा, इस तरह से, इस एरो के हिसाब से। यानी जल का जो प्रवाह है, जल का प्रवाह कैसे होगा, जल का प्रवाह होगा भुजा बी से भुजा ए की ओर। जल का प्रवाह होगा भुजा बी से भुजा ए की ओर। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। क्यों होगा, देखिए होना क्या चाहिए था, इधर जल की मात्रा ज़्यादा थी, इधर जल की मात्रा कम थी। वाल खोलने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जल का प्रवाह यूँ होता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जल का प्रवाह भुजा बी से ए की ओर होगा। अब जल का प्रवाह भुजा बी से ए की ओर हो रहा है तो ये बात तो कन्फर्म है। अगर हम रूटीन लाइफ में भी इस प्रयोग को करना चाहें तो कर सकते हैं। और रूटीन लाइफ का प्रयोग है कि एक यू आकार की ट्यूब ले लेते हैं, इसकी एक भुजा पतली है और एक भुजा क्या चौड़ी। अब वाल को खोलने के बाद जब जल का प्रवाह बी से ए की ओर हो रहा है तो ये बात तो कन्फर्म है कि जल का प्रवाह मात्रा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यदि जल का प्रवाह मात्रा पर निर्भर करता तो यहाँ मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ मात्रा कम थी, तो जल का प्रवाह ए से बी की ओर होना चाहिए था। लेकिन रियल लाइफ में जब हमें प्रयोग दोहराते हैं तब जल का प्रवाह बी से ए की ओर हो रहा है। इसका मतलब जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अब देखिए मात्रा पर निर्भर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो मात्रा कम थी और यहाँ ज़्यादा थी, फिर भी इधर हो रहा है बी से ए की ओर। इसका मतलब जल का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, जल के तल पर। क्यों, क्योंकि यहाँ जल का तल लेवल जो है हाई है और यहाँ जल का तल का लेवल क्या है, जल का तल या जल का लेवल क्या है, डाउन है। तो जल का प्रवाह बी से ए की ओर हो रहा है तो यहाँ हाई लेवल है, यहाँ लो लेवल है। इसका मतलब जल का प्रवाह निर्भर करता है किस पर, जल के तल पर, बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जल के तल पर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो अब हम जो हमने थ्योरी जहाँ रोकी थी उसके बाद अब क्या लिखेंगे नई लाइन से। अब यदि वॉल को खोल दिया जाए तो हमें ये ज्ञात होता है कि जल का प्रवाह भुजा बी से भुजा ए की ओर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है या इससे यह सिद्ध होता है कि जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जल का प्रवाह भुजा ए से भुजा बी की ओर होता, क्योंकि भुजा ए में मात्रा ज़्यादा है जल की जबकि भुजा बी में मात्रा जल की कम है। परंतु जल का प्रवाह भुजा बी से ए की ओर हो रहा है, अतः ये स्पष्ट है कि जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर न करके जल का प्रवाह जल के तल पर निर्भर करता है। और जल के तल पर निर्भर करता है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ जल का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? जल के तल पर निर्भर करता है, ना कि मात्रा पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आ चुका होगा। तो यहाँ हमारे पास अब जो मेन लाइन बचेगी, थ्योरी हमने पहले डायग्राम की थ्योरी लिखी, फिर हमने इसकी वर्किंग की थ्योरी लिख दी। अब हम निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे? अतः जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जल का प्रवाह जल के तल पर लेवल ऑफ वाटर, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है। जल के तल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये बात आप लोगों को इस प्रैक्टिकल से समझ आ चुकी है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये आपके पास ए एक चालक है। ए क्या है? एक चालक। और ये आपके पास चालक बी है। ध्यान से देखें तो चालक ए का आकार ज़्यादा है, आकार क्या है? बड़ा। और चालक बी का आकार क्या है? कम। या चालक बी आकार में क्या है? छोटा है। सही है। अब क्या है, चालक ए को भी मैंने आवेशित किया हुआ है और चालक बी को आवेशित किया हुआ है। मैं आवेश को तल से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये चालक ए है और मैंने इसे आवेशित कर रखा है और ये इतना भरा हुआ है आवेश से, इसने इतना आवेश ग्रहण किया हुआ है। ये जो रेड कलर से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को, ये आवेश है, आवेश का तल है। ये क्या है? आवेश का तल। ये आवेश का तल है। मैंने इसे इतना आवेश के तल से भर रखा है। इसको मैंने आवेशित किया, इसने आवेश ग्रहण किया और आवेश ग्रहण करने के बाद में इसका तल इतना हो गया। और इसका जो तल है, और बी को भी मैंने क्या किया? आवेशित किया। लेकिन बी का आकार छोटा था तो ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, पूरा भर गया ये कंप्लीटली। ये जो बी चालक है ये आपका पूरा आवेशित हो चुका है, फुल चार्ज हो चुका है। ये पूरा भर गया। ये रेड कलर से जो मैंने शो किया है ये आवेश का क्या है? तल है। आप देखिए आवेश का तल ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट भरा हुआ है। तो इसका जो लेवल है वो पूरा ऊपर तक है, हाई है, जबकि ये कम भरा हुआ है क्योंकि बड़ा था। तो इसमें आवेश का तल क्या है? कम। तो यहाँ आवेश का तल तो कम है और यहाँ आवेश का तल क्या है? ज़्यादा। लेकिन हम एक बात चेक करें तो चालक बी में आवेश की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है।
आवेश की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चालक ए जो है बड़ा है, इसलिए इसमें मात्रा ज़्यादा है। जबकि चालक बी में आवेश की मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है। क्यों कम है आवेश की मात्रा? क्योंकि ये छोटा है। इतना समझ आ चुका होगा आप लोगों को। एक चालक ए है, एक चालक बी है, ये आकार में बड़ा है, इसको मैंने आवेशित किया। चालक बी आकार में छोटा है, उसको भी मैंने आवेशित किया। आवेशित करने के बाद धीरे धीरे इनका तल बढ़ता है। तो देखा हमने कि चालक बी पूरा आवेशित हो गया और फुल आवेशित होकर पूरा भर गया। जैसे यहाँ भुजा पतली थी, वो पूरी ऊपर तक भर चुकी थी, तो इसका आवेश का तल तो ज़्यादा हो गया। और चालक ए पूरा नहीं भरा, इसका आवेश का तल क्या रह गया, कम रह गया। लेकिन चालक ए बड़ा है, इसलिए आवेश की मात्रा ज़्यादा है और इसमें आवेश की मात्रा क्या है, कम है। और एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी चालक को, किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, तो उस वस्तु में आवेश का तल ठीक उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे किसी पात्र में जल की मात्रा। आप किसी पात्र में जल डालने लग जाओ तो धीरे धीरे उसका तल ऊपर उठता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम किसी वस्तु को भी आवेशित करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को आवेशित करते हैं, किसी वस्तु को चार्ज देते हैं, किसी चालक वस्तु को आवेश देते हैं, तो उसमें भी आवेश का तल ठीक उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे कि किसी पात्र में जल का तल ऊपर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से वो वस्तु भी धीरे धीरे आवेश ग्रहण करते हुए अपने तल को बढ़ाती रहती है। तो इसका तल ज़्यादा होगा, उसके पास उच्च विभव होगा, जिसका तल कम होगा उसका विभव क्या होगा, निम्न होगा। ये बात हमने डिस्कस पहले की हुई है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने पर वह ठीक उसी प्रकार से आवेशित होती है जिस प्रकार से किसी पात्र में हम जल भरते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से तल जैसे ऊपर बढ़ता रहता है, वैसे उस वस्तु में आवेश का तल भी लगातार ऊपर बढ़ता रहता है। अब मैंने क्या किया, एक चालक ए को चालक बी से एक सुचालक तार के द्वारा जोड़ दिया। ये आपका सुचालक तार है, कंडक्टर वायर है, इसके द्वारा मैंने जोड़ दिया। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों चालक हैं और ये सुचालक तार है, तो आवेश का प्रवाह होगा। तो अब आप देखिए कि आवेश का प्रवाह कैसे हो सकता है, ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर होगा। तो प्रैक्टिकली जब हम इसको सुचालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश का जो प्रवाह है वो बी से ए की ओर होता है। कैसे होता है, बी से ए की ओर, जैसे कि जल का प्रवाह हो रहा था। अब जल का प्रवाह भी कब तक हो सकता है, हमने अभी जो डायग्राम देखा था, भुजा बी से भुजा ए की ओर जल का प्रवाह हो रहा था, कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के तल आपस में बराबर ना हो जाए। जब दोनों के तल बराबर हो जाएंगे तो जल का प्रवाह रुक जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ होगी। चालक बी का तल ज़्यादा है, चालक ए का तल कम है, इसके पास अभी जगह है, मात्रा इसके पास ज़्यादा है, इसके पास मात्रा कम है। लेकिन जब चालक बी को चालक ए से सुचालक तार से जोड़ते हैं तब आवेश का जो प्रवाह है वो बी से ए की ओर है, बी से ए की ओर होता है। इसका मतलब ये आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यदि आवेश की मात्रा पर निर्भर करता फिर आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर होता है, क्योंकि ए में मात्रा ज़्यादा है और बी में मात्रा क्या है, कम। लेकिन आवेश का प्रवाह बी से ए की ओर हो रहा है, इसका मतलब आवेश का प्रवाह तल पे निर्भर करता है, क्योंकि बी का तल ज़्यादा है और ए का तल क्या है, कम। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप लिखेंगे चित्रानुसार दो चालक ए व बी है, दोनों चालकों को आवेशित किया गया है। चालक ए में आवेश की मात्रा ज़्यादा है जबकि आवेश का तल कम है। इसी प्रकार चालक बी में आवेश की मात्रा कम है लेकिन आवेश का तल क्या है, ज़्यादा। नई लाइन से अब यदि दोनों चालकों को ए व बी को एक सुचालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए तो यह ज्ञात होता है कि आवेश का प्रवाह बी से ए की ओर होता है। अर्थात आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके आवेश के तल पर निर्भर करता है, और यह आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के आवेशों के तल बराबर न हो जाएं। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इस डायग्राम के बाद ये थ्योरी लिख दी हमने जो मैंने अभी आपको रिपीट की है। चित्रानुसार ए व बी दो चालक हैं, दोनों को आवेशित किया गया है। चालक ए में आवेश की मात्रा ज़्यादा है जबकि आवेश का तल कम है। इसी प्रकार चालक बी में आवेश की मात्रा कम है लेकिन आवेश का तल ज़्यादा है। नई लाइन से दोनों चालकों ए व बी को एक सुचालक तार की सहायता से जोड़ देने पर यह ज्ञात होता है कि आवेश का प्रवाह चालक बी से चालक ए की ओर होता है। अर्थात आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके आवेश के तल पर निर्भर करता है। और इसको अंडरलाइन कर लेंगे, डबल अंडरलाइन, फिर नई लाइन से। और यह आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि आवेश के तल बराबर न हो जाएं। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके नीचे नई लाइन से आता है किसी
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि जल का प्रवाह, अर्थात आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आवेश के तल पर निर्भर करता है। क्या बताया मैंने आपको? आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आवेश के तल पर निर्भर करता है। आवेश के तल पर निर्भर करता है। अतः निष्कर्ष रूप में अब निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे हम? देखिए, अब ये आवेश का प्रवाह आवेश के तल पर निर्भर करता है। और तल पर निर्भर कैसे करता है? आवेश का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा। उच्च तल का मतलब पॉजिटिव विभव, धनात्मक विभव, और निम्न तल का मतलब नेगेटिव विभव, ऋणात्मक विभव। अतः निष्कर्ष रूप में आवेश का प्रवाह उच्च तल से मीनिंग क्या है? उच्च विभव का मतलब पॉजिटिव विभव, धनात्मक विभव। आवेश का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल का मतलब निम्न विभव, यानी नेगेटिव विभव, ऋणात्मक विभव। उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। अतः निष्कर्ष रूप में आवेश का प्रवाह उच्च मतलब हाई, तल मतलब लेवल, उच्च विभव। तल को ही हम विभव बोलते हैं। तल ऊपर है तो विभव हाई है। आवेश का जो तल है वो अगर बड़ा है, ऊपर है, तो उच्च विभव है। तल ही डिफाइन करता है, आवेश का तल ही बताता है कि विभव ज़्यादा है या कम। यदि आवेश का तल कम है तो विभव कम है, आवेश का तल ज़्यादा है तो विभव ज़्यादा है। तो विभव का सिंपल सा मीनिंग हुआ आवेश का तल, आवेश का, चार्ज का लेवल। और यह तब तक होता है जब तक कि आवेशों के तल परस्पर बराबर न हो जाए। और यह तब तक होता है, यह का मतलब आवेश का प्रवाह, यह तब तक होता है जब तक कि आवेशों के तल बराबर न हो जाएं। जब आवेशों के तल बराबर हो जाएंगे तब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। तो अब मैं आपको सारी की सारी थ्योरी निष्कर्ष में बता रहा हूँ। विभव का मतलब है आवेश का तल, लेवल ऑफ चार्ज, आवेश का तल इज इक्वल टू विभव। आवेश का तल ज़्यादा है तो उच्च विभव है, पॉजिटिव विभव है। आवेश का तल कम है तो निम्न विभव है, ऋणात्मक विभव है। और आवेश का प्रवाह सदैव होता है उच्च तल से निम्न तल की ओर। आवेश का प्रवाह सदैव तल पर निर्भर करता है, आवेश का प्रवाह मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, यह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो आज का टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा अब तक। अगर आपकी इससे संबंधित कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित एक हमारा नोट है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमारे रेगुलरली काम आएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।